आज हम देखेंगे कि डार्क पैटर्न कैसे हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है, कैसे हमारे लिए कंसर्न है, और इस टर्म के बारे में जानेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि जो हमारे हेल्थ सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और क्या उसके लिए हमारे लिए कंसर्न है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार में। आपको पता है, जैसे हम 5 प्रीलिम्स फैक्ट की न्यूज देखेंगे, उसके अलावा एक एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 13 सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस। जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हमारी एकेडमी ने पिछले 3 सालों में 108 सिलेक्शन दिए हैं। 2024 में 51 सिलेक्शन थे, जिसमें से एचसीएस की पोस्ट हमारी एकेडमी से थी। 2023 में 24 सिलेक्शन थे, जिसमें अनिल कुमार जी हैं, वो हमारी एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं। जो बच्चे एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए हमारी एकेडमी ने न्यू बैच लॉन्च कर दिए। जैसे अभिमन्यु बैच अभी रिसेंटली चल रहा है, उसमें आपको प्रॉपर प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपके मेंस के आपके इंटरव्यू की पूरा प्रोग्राम आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। दूसरा, आप है ना, हमारे एकेडमी का ऐप है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी करके, वहां पे भी जाके इसके लिए पूरा चेक कर सकते हैं। दूसरा, ये नंबर अवेलेबल करवाए गए हैं आपको, आप यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोनों मीडियम में है आपका, इंग्लिश और हिंदी, और दोनों मोड में है आपका, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना इंडेक्स के साथ 13 सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस। देखो, पहला हमारा प्रीलिम्स फैक्ट है पेज नंबर 4 पे। इसमें क्या बोल रहा है कि मिशन मौसम है टू बूस्ट रडार नेटवर्क टू सीड ट्वीट क्लाउड्स। इसका मतलब क्या है कि मिशन मौसम, इसके बारे में जानेंगे कौन सी मिनिस्ट्री इसको वो करती है। यहाँ पे जो आपके ट्वीट क्लाउड्स का मतलब है बदलाव, जो आपकी क्लाउड्स में डेली आपको इरेगुलरिटी मिल रही है, उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। सेकंड हम देखेंगे, ये भी हमारे प्रीलिम्स फैक्ट की सेकंड न्यूज हो जाती है पेज नंबर 4 पे। इसमें है आपका ए 16 पॉइंट डॉक्यूमेंट ऑन जुडिशियल वैल्यूज वाज अडॉप्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 1997। यानी 16 पॉइंट्स देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या अडॉप्ट किया था 1997 में। उसके बाद हम देखेंगे अपनी पेज नंबर 10 पे न्यूज है इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में हम क्या देखेंगे, व्हाट डज डिसोल्यूशन एससीओएस इंटेल। इंटेल का मतलब क्या होता है, नेसेसरी। तो इसमें हम देखेंगे कि आपकी एससीओएस जो एक कमेटी है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग, जिसमें डार्क पैटर्न है, ठीक है, डार्क पैटर्न टर्म के बारे में जानेंगे, क्या हमारे लिए कंसर्न है उसके बारे में देखेंगे। फिर हम टर्म इन न्यूज में हमारा स्पेस एक्स का पोलराइज्ड डुआन मिशन, ठीक है, इस मिशन के बारे में देखेंगे। कौन अभी गया है, ठीक है, किसकी ये एजेंसी, उसके बारे में जानेंगे। लास्ट में आपको पता है, जैसे हम एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं सोशल जस्टिस एंड हेल्थ पे, हमारा आज का रहेगा। उसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारा हेल्थ सेक्टर है वो एआई से लिंक है, कैसे हमारे लिए एआई बेनिफिट का काम करती है और कंसर्न का काम करती है, हम दोनों चीजें देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अपना फर्स्ट, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें क्या है आपका मिशन कर्मयोगी के अंदर क्या है कि मिशन मॉनसून is a 2000 crore initiated by the Ministry of Earth Science to upgrade India's weather forecast capability, including installing new radars and advanced weather instruments। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे कि कैसे मिशन मौसम, वो हमने कितने 2000 करोड़ का बजट हमने इनिशिएट किया है, उसमें कैसे इनहेंस करता है आपका। ठीक है, जैसे हम देखेंगे इसमें मिशन ऑफ अर्थ साइंस। देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारे लिए, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया। तो मिशन मौसम है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें क्या करने वाला है, ये इनहेंस करेगा रिसर्च में, कि रिसर्च कैसे हम क्लाउड पे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम अभी इतना अनप्रिडिक्ट मौसम चलता है कि कभी क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, कभी रेनफॉल नहीं हो रहा है, तो उस चीज को हम पहले से फोरकास्ट रखें ताकि बहुत बड़े डिजास्टर होने से हम बचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मिशन मौसम के क्या क्या वो है। जैसे अपग्रेड इंडियाज वेदर फोरकास्ट बोल रहे हैं, इनहेंस अपग्रेडिंग ऑफ द वेदर मॉडिफिकेशन टीचिंग हो गया आपका, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के रिगार्डिंग है। 2026 तक का इसका टारगेट है। अभी रिसेंटली क्या है कि इक्विपमेंट्स क्या है, 16 वेदर रेडार्स होंगे, 15 वाइंड प्रोफिलर्स होंगे, 15 रेडियो सोंडर्स होंगे, ठीक है। क्लाउड स्टूमुलेशन, क्लाउड स्टूमुलेशन में क्या है कि आपका ना कहाँ पे क्लाउड स्टूमुलेशन चैम्बर कहाँ पे, पुणे में बनाया जाएगा। रेन क्लाउड की बात करता है, ठीक है, रेन क्लाउड मॉडलिंग की। वेदर मॉडिफिकेशन होगा, रेडार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, और सिग्निफिकेंस क्या है, डाटा कलेक्शन करेगा। बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बोला गया है, इस आर्टिकल में बोला गया है कि आपकी वेदर फोरकास्ट को बहुत अच्छा इनहेंस करेगा, आपकी डेटा कलेक्शन अच्छे से करेगा, उसके हिसाब से जो भी अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो रही उनको इजिली करेगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, मौसम जो आपकी स्कीम है, मिशन मौसम, वो आपकी किस में आती है, अर्थ साइंस के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये भी हमारे प्रीलिम्स के रिगार्डिंग है। 16 पॉइंट डॉक्यूमेंट्स दी गई है, अडॉप्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अडॉप्ट किया है। इसमें क्या है आपके
कि एथिकल कंडक्ट फॉर जजेस, इसमें आपकी क्या इंश्योर करते हैं कि कैसे जज एथिकल कंडक्ट करे, यानी एथिक्स को अपने मद्देनजर रखते हुए चीजें करे। दूसरा क्या बोलते हैं, इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी मतलब कि फेवर ना हो। भाई आप एज ए जज डिसीजन ले रहे हो, आपके आगे दो पार्टीज है, अगर आप फेवर करते हो तो दो पार्टीज में एक के साथ अन्याय हो जाएगा, फिर जस्टिस कैसा? अगर जस्टिस होगा तो दोनों को न्याय मिलना चाहिए, है ना। तो जज का क्या है, इम्पार्शियल, मतलब आंखें जो होता है ना कि आंखों पे पट्टी लगा के वो जो ग्रीस गोडेस है वैसा होना चाहिए, कि जो अंधा कानून होता है ना, ऐसे ही जज को फैक्ट्स के हिसाब से, जो उसके पास फैक्ट्स आ रहे उसके बेसिस पे अपने निर्णय लेने चाहिए, रादर देन मतलब उसके पास इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। अगर इंडिपेंडेंस ही जज के पास नहीं होगी तो डिसीजन कैसे अच्छे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 16 पॉइंट डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या है, अडॉप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन अ फुल कोर्ट मीटिंग ऑन May 7 1997, यानी अडॉप्ट कब की गई थी, 1997 में की गई थी। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ आपके ये जो गाइडलाइंस है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है लिखने के लिए, जैसे GS2 पेपर में जस्टिस में कोई क्वेश्चन आ गया, एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है GS4 के लिए ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, इम्फेसाइज इम्पार्शियलिटी, यानी इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, फेवर नहीं होना चाहिए, मेंटेन अ डिग्री ऑफ एल्फेंस, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, एक डिग्री ऑफ एंगल आपका मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, पब्लिक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। जो जजेस बिहेवियर है ना वो मस्ट बी इम्पार्शियलिटी, मतलब बेसिकली कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इसमें क्या है आपके इम्पार्शियलिटी एक कीवर्ड है कि इम्पार्शियल होना चाहिए जो जज का बिहेवियर है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस उसको मिलना चाहिए। अगर पब्लिक को ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो उसको कैसे लगेगा कि उसको न्याय मिला है कि नहीं मिला, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब क्रेडिबिलिटी इरोड नहीं होनी चाहिए। आपकी जो ट्रस्ट इशू है, मतलब जो आपका ट्रस्ट है वो खत्म नहीं होना चाहिए। आपको पता है, आपको मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ट्रस्ट रहता है कि भाई हाँ हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज पे अच्छे फैसले लेगा, वो आपका एक ट्रस्ट है, वो एक क्रेडिबिलिटी है। अगर वो इरोड होगी यानी वो खत्म हो गई तो कैसे बात बनेगी, है ना। तो वो खत्म नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा क्या बोल रहा है कि आपकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सेपरेट पावर्स होनी चाहिए, जो आपकी सेपरेशन ऑफ पावर्स का होना चाहिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, ठीक है। प्रॉपर आपकी गाइडलाइंस होनी चाहिए, एग्जॉस्टेड नहीं होनी चाहिए वो चीजें। पब्लिक एस्टीम इन जस्टिस जुडिशरी, ये क्या बोल रहा है कि पब्लिक एस्टीम इन द जुडिशरी, यानी पब्लिक का एस्टीम होना चाहिए जुडिशरी पे। बेसिकली हम कुछ पॉइंट्स की बात करें तो इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, ठीक है। पब्लिक को आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आप क्या करोगे, आपका दूसरी चीज ये है कि आपको ना जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है उसको मेंटेन करना है, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के रखना है। ये 16 पॉइंट थे, इसको आप एथिक्स में डाल सकते हैं। इसमें एक ये भी है कि आपके कोई पर्सनल एक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कि भाई आपका कोई पर्सनल इशू है या पर्सनल आपके कोई मतलब इंसान आ रहा है, आप उसके फेवर में ले रहे हो, या अपने पर्सनल प्रॉफिट को देख के आप डिसीजन गलत ले रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका GS2 से रिलेटेड इंडियन पॉलिटी का है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है इंडियन पॉलिटी के आपके सेकंड उसमें, द यूनियन मिनिस्ट्री डिसॉल्व द स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिक्स ड्यू टू ओवरलैपिंग रोल विद द न्यू स्टीयरिंग कमेटी। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इन्होंने नई जो कमेटी बनाई है, नई स्टीयरिंग कमेटी बनाई है, उसके साथ है ना जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिक्स था, इसके रोल हैं वो मिक्सअप हो रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका भी फंक्शन वही है, इसका भी फंक्शन वही है। देखो ये पहले थी, इसको बाद में डिसोल्व कर दिया गया था, और अब उसको उन्होंने क्या बनाया, न्यू स्टीयरिंग कमेटी बनाई, ठीक है। हम इसके बारे में देखेंगे, है ना। तो इसमें क्या है आपका, इसके अंदर बेसिकली आपके सेंसस के बारे में है। जो आपका सेंसस होता है, जैसे अभी हमारा सेंसस डिले हो रखा है, 2011 में हुआ था, उसके बाद अभी तक हमारा सेंसस नहीं हुआ, तो सेंसस के ऊपर ये कमेटीज इस्टेब्लिश की गई थी। इन कमेटीज के बारे में देखते हैं। जो डिसोल्यूशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिक्स, इसमें क्या बोल रहा है कि इसका क्या काम था, इम्प्लीमेंटेशन, ये वही बात बोल रहा है कि 14 मेंबर की बॉडी थी उसको डिसोल्व कर दिया गया, उसके बाद आपकी नई कमेटी आई है, ठीक है। इसमें क्या है, डॉक्टर सेन revealed the SCO's member has questioned delay in the conducting the census but were not given specific reason for the committee dissolution। इन्होंने क्या बोला है कि आपकी इस कमेटी को ना डिसोल्व कर दिया गया है, ठीक है। डिसोल्व करने का रीजन क्या दिया गया कि डिले हो रहा है सेंसस में, लेकिन कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है, मीट नहीं हुआ है। दूसरा क्या बोल रहा है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिक्स है क्या आपकी, एक एडवाइज्ड द सेंटर ऑन सर्वे मेथोडोलॉजी इंक्लूडिंग सैंपलिंग डिजाइन सर्वे इंस्ट्रूमेंट एंड
आपका टेब्यूलेशंस प्लान्स, यानी बेसिकली काम क्या करती है, ये आपके एडवाइस का काम करती है। दूसरा क्या, आपको मेथड बताती है कि कैसे आपको सैंपलिंग करनी है, सैंपल की डिजाइनिंग करती है, आपके सर्वे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कि कैसे सर्वे करना चाहिए, क्या डिजाइन होने चाहिए, क्या मेथड होने चाहिए, कैसे हम सेंसस ले सकते हैं, उसकी डिटेलिंग प्रोवाइड करती है आपकी ये कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिक्स, ठीक है, प्रोवाइड करती है गाइडलाइंस को, ठीक है, पायलट या पायलट सर्वेस करती है। पायलट सर्वेस क्या होते हैं, आपके स्मॉल एरियाज बेस्ड सर्वे होते हैं, वो करती है। उसके बाद प्री टेस्टिंग, यानी कोई भी टेस्ट करने से पहले टेस्ट, बेसिकली एक सेंसस की बॉडी है ना, तो ये क्या करेगी, पायलट प्रोजेक्ट्स पे आपका सेंसस करेगी, प्री टेस्टिंग करेगी, डाटा के जो गैप्स हैं उनको देखेगी, है ना, आइडेंटिफाई करेगी कहाँ कहाँ है, डाटा रिक्वायरमेंट्स देखेगी, और दोनों लेवल पे देखेगी, सेंटर और स्टेट लेवल पे। इसके बाद न्यू स्टीयरिंग कमेटी है, इसमें 17 मेंबर है। पहले जो एससीओस के मेंबर थे वो तो इंक्लूड कर दिए, बट इसमें क्या फर्क है पुराने वाले में, कि इसमें मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। ये भी वही काम करेगी, मेथड बताएगी, सैंपल डिजाइनिंग बताएगी, सर्वे इंस्ट्रूमेंट बताएगी एससीओस, बट विद मोर ऑफिशियल मैनर, ज्यादा उसको ऑफिशियल मैनर में बताएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेशर ऑन न्यू सेंसस पे क्या प्रेशर आपका, एकेडमिक्स एंड पॉलिसी मेकर्स डिमांड अ न्यू सेंसस एज आउटडेटेड। जो आपका न्यू सेंसस था वो आउटडेटेड हो रखा है, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि आप नई उसका क्या करो, कमेटी बनाओ। दूसरा, अपोजिशन का प्रेशर, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपके लिए वो दो चीज आपने देखे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सर्वे कर क्यों रहे हैं, हमें सेंसस की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो सेंसस की रिक्वायरमेंट हमें पॉलिसी मेकिंग में है, हमें डिसीजन मेकिंग में है, ताकि हमारे पास सेंसस होगा तभी तो हम बेटर डिसीजन करेंगे ना, तो वहां हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, ये डार्क पैटर्न क्या है, देखो डार्क पैटर्न डिजिटल डिजाइन मैनिपुलेट्स यूजर इनटू unwanted action, eroding trust and risking legal reputations। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो आपकी डार्क पैटर्न है ना, वो क्या करती है, वो मैनिपुलेट करती है। कैसे मैनिपुलेट करती है, आप फोन खोलते हो, फोन खोल के आपने कुछ सर्च किया, लाइक आपको एक बैग चाहिए था, आपने उस बैग की सर्च किया कि बैग फॉर वीमेंस, लाइक आपने ऐसे उसमें कोड डाला, लेकिन अब आपको नहीं चाहिए, ठीक है, आपको अभी नहीं चाहिए, आपने सर्च किया, आपने उसको हटा दिया, आपने डिलीट कर दिया। लेकिन अब क्या होगा, आप यूट्यूब चला रहे हैं, बैग के ऐड देखेंगे, आप कुछ और देख रहे हैं, बैग के ऐड आएंगे, है ना। तो वो क्या है, वो डार्क पैटर्न है, यानी आपके माइंड को ना चाहते हुए अनकॉन्शियस तरीके से कवर किया जा रहा है, किसके द्वारा, मार्केटिंग के द्वारा, ठीक है। ये एक स्ट्रेटजी है कि आपको फिर बार बार ये हो कि भाई ठीक है वो इतना अच्छा नहीं है, मैं एक और ले लेता हूँ, है ना। तो ये क्या करने की कोशिश है, आपके माइंड को एक तरीके से जानने की कोशिश है, और उस पर ये पुट करने की जरूरत है कि आप इस चीज को सर्च कर रहे थे, आपको ये चीज लेनी थी, तो ये आपके माइंड को क्या कर रहा है, मतलब इरोड कर रहा है, आपका अनवांटेड एक्शंस को आपके ला रहा है, ठीक है, आपके माइंड को एक टाइप से हाईजैक कर रहा है वो, है ना। तो इसके ऊपर है डार्क पैटर्न के ऊपर, कि ई कॉमर्स इंडिया में बूम हो रहा है, वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर हैज इशूड न्यू गाइडलाइंस इशू की है, किसके लिए, काउंटर प्रैक्टिस रिफ्लेक्टिंग ग्लोबल एफर्ट्स एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। अब देखो इसमें हम जानेंगे व्हाट इज डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न के लिए हमारे पास क्या है, डार्क पैटर्न आर डिजाइन पैटर्न यूज इन वेबसाइट्स एप्स। ये मैंने जो बताया वही है कि देखो आपकी वेबसाइट में होंगे, आपके एप्स में होंगे, मैनिपुलेट करेंगे यूजर्स को इनटू मेकिंग डिसीजंस, माइट नॉट हैव अदरवाइज मेड, अगर आपको जरूरत नहीं है तो भी वो उस चीज को आपको मैनिपुलेट करेंगे। एक साइकोलॉजिकल गेम प्लेइंग होती है, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है, इन्वॉल्व मिसलीडिंग करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, हाइड फीस करते हैं, कंफ्यूजिंग नेविगेशन करते हैं। क्या करते हैं, जैसे आपको फीस दे दी जाती है कि आपको ना 10,000 में मिल जाएगा, ठीक है, आप 10,000 में कुछ जाके सर्च कर रहे हो, बट वहां पे पता लगता है उस चीज के 5,000, यानी आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको गलत बताते हैं उसके बारे में। इसी के ऊपर कंसर्न क्या है हमारे, कि कंज्यूमर मैनिपुलेट होते हैं, अंडरमाइन करते हैं उनके ट्रस्ट को कैसे, आपने ऑनलाइन कोई शॉपिंग की, उसकी पॉलिसी तो बहुत इजी होती है कि आपके पास घर पे आ गई चीज, लेकिन अब आपको रिटर्न करनी है, आपको चीज पसंद नहीं आ रही, उसका साइज अनफिट है या उस चीज में कोई कमी है, तो उनकी जो रिटर्न पॉलिसी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे, आपके पास पैसे नहीं आते, पैसे अटक जाते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका ट्रस्ट टूटता है। दूसरा क्या है, लीगल एंड एथिकल रिस्क होते हैं, जो आपके क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है ना कंज्यूमर्स का, कि भाई आपकी प्राइवेसी होती है, आपको वो चीज नहीं देखनी है, बट आपके फिर भी बार बार माइंड में वही चीज लाई जा रही है, तो एथिकल कंसर्न है आपके साथ। इम्पैक्ट ऑन मार्केट पोजिशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे रिस्क ऑफ फाइन्स, लीगल एक्शंस एंड डैमेज टू देयर रेप्यूटेशंस। जैसे कोई प्रोडक्ट आपने मंगाया है ऑनलाइन मार्केटिंग से,
वो कंपनी का अच्छा आया है, ठीक है, लेकिन मतलब वो कंपनी अपने प्रोडक्ट अच्छे बनाती है। जैसे आप कभी बहुत बार ऐसे सोचते हो कि भाई ऑनलाइन में ना चीजें अच्छी नहीं मिलती, ये क्या है आपके माइंड में? एक माइंड में चीज बन चुकी है ना, चाहे कोई भी आप कंपनी की मंगाओगे तो भी ये बोलोगे कि नहीं नहीं भाई, इस ऐप से ना इस कंपनी की भी चीजें अच्छी नहीं आती, इसको ऑनलाइन स्टोर। ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी जो इम्पैक्ट है मार्केट पोजिशन पे वो भी डाल रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या देखते हैं हम? उसके अलावा हमारा इसमें वे फॉरवर्ड है, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या होता है? एथिकल डिजाइन प्रैक्टिस करो, ट्रांसपेरेंसी रखो। उसके अलावा क्या है? एजुकेट डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स, ठीक है, प्रॉपर एक डिजाइनिंग वो करो, स्ट्रेंथ करो रेगुलेशंस को, ठीक है। आप उन पे ना गाइडलाइंस करो, प्रिवेंट करो डार्क उससे पैटर्न से, पेनल्टीज दो उनको, ठीक है, रेगुलर ऑडिट करो, इंश्योर करो, ठीक है। एम्पावर कंज्यूमर्स को एम्पावर करो, उन चीजों के बारे में उनको नॉलेज दो। भाई ये एक आपकी माइंड मैनिपुलेशन की चीज है, इससे कैसे आप निकल सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपका? कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करो। भैया जैसे यूई डिजिटल सर्विस एक्ट है, उसके साथ कोलैबोरेट करके आप इस पे काम करो। अब हमारा स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स पोलराइज डॉन मिशन है। ये आपका मिशन प्राइवेट इंडिविजुअल को ना स्पेस में भेजा गया है, ठीक है। और ये क्या प्राइवेट उसके द्वारा भेजा गया है, ठीक है। स्पेस एक्स आपको पता है इलॉन मस्क की कंपनी है। तो इस मिशन में क्या है कि प्राइवेट स्पेस मिशन फोकसिंग और पाइनरिंग एडवांस स्पेस वॉल्स। देखो इसमें क्या है कि आपका एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल को प्राइवेट कंपनी के द्वारा स्पेस में भेजा गया है रिसर्च करने के लिए। बेसिकली ये आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। रिसर्च क्या कर रहा है? माइक्रोग्रेविटी होगी, टेस्टिंग न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी पे टेस्ट करने के लिए इसको भेजा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या आपकी नेक्स्ट न्यूज हो जाती है आपके नीचे वाले आर्टिकल में, एआई हेल्थ से। एआई हेल्थ के साथ कैसे, ये मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, वो पूरे ऐसे में वही डिस्कशन होगा। देखो एआई की हेल्थ पे पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होते हैं? देखो एआई अगर आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? ह्यूमन की मिमिक्स करना होता है। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो वो क्या करेगा? आपका फर्स्ट डेटा एनालिसिस करेगा, बेटर डेटा एनालिसिस करेगा, आपको बेटर मतलब क्विकर प्रोसेस। अगर आप नॉर्मली किसी चीज को चेक कर रहे हो, डॉक्टर्स को टाइम लग रहा है, लेकिन एआई के अंदर पैटर्न्स भर रखे होंगे, तो आपको उनको दोनों को मर्ज करके, आपके डेटा उसको सारी डेटा उसको मर्ज करके वो एक बेटर कंक्लूजन दे पाएगा, बेटर एनालिसिस कर पाएगा एआई, ठीक है। उसके बाद क्या रिसर्च होगी वो फास्ट होगी, ठीक है। दूसरा क्या है? डायग्नोसिस, मैंने बताया डायग्नोज आपका क्या करेगा? फास्ट करेगा और प्रिडिक्ट इजीली करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन उसके कंसर्न क्या होते हैं? नो ह्यूमन रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, आपने उसके अंदर वो डेटा फीड ही नहीं करी एआई मैकेनिज्म के अंदर, तो कैसे उसको देख पाएगा? दूसरा एथिकल इश्यूज होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी कंडीशन आ जाए कि मदर को बचाना कि चाइल्ड को बचाना, ऐसे एथिकल डायलेमास में जो आपकी एआई है वो बेटर फंक्शन नहीं कर पाती है, ठीक है। प्राइवेसी इशू है, आपकी जो डेटा आप बिल्कुल उस पर टाइप करके भरोगे तो आपकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं, आपकी राइट टू प्राइवेसी वो हार्म होता है। नो ह्यूमन टच इन द पास्ट रिकॉर्ड। पास्ट रिकॉर्ड में हमारे पास ह्यूमन के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं रहा है जो एआई से कनेक्ट हो, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक न्यू एक्सपेरिमेंट होगा, हमारे लिए ये बेनिफिशियल भी हो सकता है, बट बेनिफिशियल के साथ हमें एथिकल डायलेमास का भी कंसर्न होता है, ठीक है। एथिकल कंडक्ट मैंने बताया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट तो होगी, इंक्रीज तो होगी रिसर्च आपकी, लेकिन उसमें कंसर्न क्या आता है? इन्वेस्टमेंट लगेगी। दूसरा क्या बोलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है हमारे पास, अभी इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम एआई डेवलप कर पाए। लेकिन अमेरिका जो कंट्री है उसके पास क्या है? एआई की जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छी है, तो वो एज ए ग्लोबल लीडर हमसे ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा रादर देन वो कंट्रीज जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, ठीक है। तो हमें इस पे किस पे फोकस करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे। देखो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैं बोलूंगी आप अपने बिहाफ पे एक बार इस पूरे आर्टिकल से गो थ्रू करें, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, आप एक बार इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी वही बोल रखा है कि कैसे आपकी जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है उसमें एआई हेल्पफुल है। देखो इसमें आर्टिकल में क्या डिस्कस कर रखा है कि इम्प्लीमेंटेशन एआई पावर्ड प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में कैसे आपका एआई बेनिफिशियल है, ठीक है। क्या क्या उसके बेनिफिट है, क्या क्या उसके चैलेंजेस है। जैसे चैलेंजेस में, लिमिटेशन में हमने देखा एथिकल इशू है, डाटा प्राइवेसी और ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच इन हेल्थ केयर भी एक उसके लिए क्या है? लिमिटेशन है, ठीक है। इसमें हमने देखा फ्री एआई पावर्ड प्राइमरी केयर, फिजिकल फिजिशियंस अवेलेबल 24/7। जो आपकी प्राइमरी केयर होती है, जहां आप जाते मेडिसिन लेते हो, वहां पे क्या हो सकता है? वहां पे बेनिफिट कर सकता है, यानी 24/7 की आपको फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकता है एआई। दूसरा क्या बोलते हैं? फिजिबल है, सस्टेनेबल है, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ के एआई की कंसर्न क्या है? मैंने जो बताया वही है कि डेटा प्राइवेसी का इशू हो गया, ठीक है। आपके ऑटोमेशन का इशू हो गया। इसके बाद लिमिटेशन वही है, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच नहीं है, लैक ऑफ इम्पैथी है, ठीक है। डिसीजन लेने में डिले कर सकता है, या डिसीजन होंगे वो एथिकली नहीं होंगे। आपके डेटा चैलेंजेस हैं, ठीक है। आपकी डेटा प्राइवेसी के अंदर नहीं रहेगी। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हो जाएंगी, ठीक है।
उसके बाद क्या है कि मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वही एग्जांपल है कि आपको प्रिडिक्ट बर्थ डेट्स का हो गया ना। इसके बाद एआई रोल इन स्पेसिफिक हेल्थ केयर टास्क हो गया। देखो इसमें क्या है, आपका परफॉर्मिंग नैरो स्पेशलाइज्ड टास्क विद इन हेल्थ केयर। इसमें रोल बता रहा है कि कैसे एआई का रोल है नैरो इंटेलिजेंस और डिफ्यूजन मॉडल में। यानी देखो आपकी स्क्रीनिंग करने में, स्क्रीनिंग मतलब आपको देखने में, एनालाइज करने में, ठीक है, डाटा को कलेक्ट करने में आपका एआई का अच्छा वो है, मतलब अच्छा कर सकता है वहां पे, वो तो वहां पे रिक्वायर्ड भी है, ठीक है। उसके बाद लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे आपकी कोई लैंग्वेज है, कहीं कोई और लैंग्वेज है, तो वहां पे एआई क्या क्या कर रहा है, ऐसे प्लेटफॉर्म का भी काम कर सकता है एआई कि आपको है ना सारे तरीके की आपको नॉलेज अवेलेबल हो। आप बोलो कि मेरे को भाई यहाँ पे दर्द है, आपकी तेलुगु लैंग्वेज है बट सामने वाला डॉक्टर तेलुगु नहीं जानता है, तो एआई वहां पे हेल्प करेगा आपकी, है ना, ठीक है। उसके बाद ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम इन एआई हेल्थ बोला जाता, मतलब इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम इन एआई हेल्थ केयर। इसमें क्या बोलते हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, मतलब प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी उसमें ना, ठीक है। ट्रस्ट इशू है, या आप अपने बिहाफ पे इसको पूरा प्रॉपर देखें, प्रोमिस एंड कॉस्ट ऑफ एआई। देखो मैंने इसको बताया जैसे ये आपके क्वेश्चन हो जाते हैं आज के, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैंने क्या बताया आपको कि कैसे एआई आपकी हेल्प करता है। एआई आपकी हेल्प करेगा आपके डेटा एनालिसिस में, स्क्रीनिंग में, आपके टेस्ट में, आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर में भी वो बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन एथिकल डायलमा जहाँ डिसीजन मेकिंग लेनी, वहां पे वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता है, ठीक है। तो ये कंसर्न है, एक पॉजिटिव है, अगर किसी चीज के पॉजिटिव है उसके नेगेटिव है। और मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास नेगेटिव है तो उसका सोल्यूशन उसी पॉइंट से आप सोल्यूशन दे सकते हैं। अगर एथिकल डायलेमा है तो वहां पे आप एआई का उतना ही यूज करो जितना एथिकल डिसीजन लेने में के लिए वहां पे एक बंदे को रखो कि यहाँ पे एथिकल डिसीजन की बात है तो डॉक्टर लेगा, ठीक है। लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर में अगर छोटी सी भी डिजीज है तो उसके रिगार्डिंग एआई उसके बिहाफ पे दे सकता है, यानी छोटे लेवल पे, है ना। तो ऐसे आप उसका सोल्यूशन दे सकते हो। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था, थैंक यू। मिलते हैं कल 14 सितंबर के न्यूज पेपर एनालिसिस के साथ। थैंक यू एवरीवन।